हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम शिवानी और हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ऑलरेडी इससे पहले मैं आपको दो टॉपिक मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें हमने बात की थी पाल डायनेस्टी की और उसके बाद बात की थी हमने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की। एशियन इंडियन हिस्ट्री को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हर्षवर्धन के बाद जो नॉर्दर्न इंडिया था वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली इनस्टेबल हो गया था। वहाँ पर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी, जिसकी वजह से जो बाकी जो प्रोविंसेस थी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती है और उनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए। जो इम्पोर्टेंट जो उस समय जो एरिया था वो कन्नौज का एरिया था, जहाँ पर कभी पाल डायनेस्टी अटैक करती थी, कभी गुज्जर प्रतिहार करती थी, कभी राष्ट्रकूट करती थी। इसी वजह से वो जो कन्नौज का जो एरिया था एक लंबे टाइम तक वहाँ किसी भी एक डायनेस्टी का जो रूल था वो नहीं रहा। इस वजह से वो जगह बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी, अनस्टेबल हो चुकी थी। अब आगे देखते हैं इसमें कि किस तरह से जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है वो वहाँ पर अटैक करती है, बाकी जो कैसे रिलेशन होते हैं उसके बाकी दो डायनेस्टीज़ के साथ। तो जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग जैसे कि मैं हर बार मैप से करती हूँ कि ये है आपकी राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। इधर आपकी पाल थी और इधर आपकी गुर्जर प्रतिहार थी और इधर पाल डायनेस्टी थी। तो ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये पूरा किसका था, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंडर आता था, पूरा का पूरा एरिया। ये राष्ट्रकूट एम्पायर के टाइम का ये पूरा मैप है, जिसमें आपको बताया हुआ है किस तरह से इनका रूल यहाँ तक गया था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। The Rajkot dynasty ruled part of South India from 8th to the 10th century CE। तो अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जो ज़्यादा जो एरिया था वो साउथ इंडिया में ही था। ऊपर ये नॉर्दर्न इंडिया में अटैक ज़रूर करते थे, लेकिन उसके बाद ये वहाँ ज़्यादा टाइम तक रुकते नहीं थे। एक टेम्पररी टाइम के लिए वहाँ पर रुकते थे और वापस से फिर ये साउथ इंडिया में आ जाते थे। तो यहाँ पर इनका जो टाइम है साउथ इंडिया में वो 8 से लेकर 10th सेंचुरी के बीच का है। और जब ये अपनी एकदम कहीं के जनीत पॉइंट, जो इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टाइम था, जब इनकी बहुत ज़्यादा जो इनकी पावर थी वो बढ़ चुकी थी, उस टाइम पे इनकी किंगडम में कुछ मॉडर्न स्टेट, जिसकी अगर हम बात करें, अगर हम आज का एरिया देखें तो उस समय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, वो सब कर्नाटका के साथ साथ वो सब किसके एरिया में था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रूल था वहाँ पर। पूरा का पूरा जितना भी मैंने आपको ये स्टेट्स बताए ये उस समय राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर आते थे। देयर इम्पोर्टेंस कैन बी गॉज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैनी इस्लामिक ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर। इनके बारे में वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं कि इनकी राइटिंग की वजह से जो इस्लामिक जो ट्रैवलर्स उस समय हमारे देश में आ रहे थे और जो दूसरे जो स्कॉलर आ रहे थे, जिनमें अल मसूदी थे, एक तो बहुत ही फेमस, एक इबन जो खरदो बिन थे, वो इबन बतूता, वो अलग थे और ये अलग हैं, ठीक है ना। तो ये उनसे पहले आए थे। तो इनके जो कुछ ट्रैवलर जो अकाउंट्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उनका कहाँ कहाँ पर रूल रहा और ये कितने ज़्यादा पावरफुल थे। इन्होंने उस समय के जो किंग्स हैं उनके बारे में लिखा है कि जो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी, ठीक है। उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो इम्प्रेशन है, वो बाकी मतलब जो और जो दूसरी डायनेस्टीज थी उनसे थोड़ा ज़्यादा था और ये अपने आप में मतलब काफ़ी पावरफुल एक एम्पायर थी। अब बात करते हैं ओरिजिन और राइज, इनके किंग की जो पावर है वो कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो देखिए, जो राष्ट्रकूट जो वर्ड है ना वो एक संस्कृत वर्ड है और उस वर्ड का मतलब है, राष्ट्र का मतलब होता है कंट्री, और चीफ टेन का या फिर कूट का मतलब होता है चीफ टेन। तो राष्ट्र का मतलब कंट्री, देश एक, ठीक है ना, और कूट का मतलब चीफ टेन, मतलब उस जगह को चलाने वाला, उस जगह का जो हेड है। तो इसी तरह से जो राष्ट्रकूट का एक पूरा का पूरा मतलब हमारे सामने आता है कि राष्ट्र को चलाने वाला जो भी हेड हो वो राष्ट्रकूट। इनके बारे में हमें पता चलता है, जो मौर्य एम्पर के जो अशोक थे, अशोक द ग्रेट, उनके कुछ इंस्क्रिप्शन या जो भी उनके उन्होंने उस समय जो रॉक एडिक्ट वगैरह बनवाए थे, उससे हमें पता चलता है कि इस तरह के छोटे छोटे उस समय स्मॉल क्लैंस हुआ करते थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो वहीं से जो राष्ट्रकूट है वो आगे चल के एक बहुत बड़े एम्पायर में आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो इनकी स्टार्टिंग है कहीं ना कहीं इनका जो इमरजेंस था वो हमें अशोक द ग्रेट उनके बारे से पता चलता है। तो एक तो देखिए ये इनके बारे में बात कही जाती है। दूसरी कही जाती है कि जो अशोक के कुछ एडिक्ट्स हैं, जैसे कि मानसेरा, गिरनार, धावली, ठीक है, उसमें एक वर्ड है, वो वर्ड क्या है, रथिका, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो रथिका जो वर्ड है और जिनके लिए वो यूज़ हुआ है, ठीक है, वो जो वर्ड है वो राष्ट्रकूट के जो एंसेस्टर्स थे उनके लिए यूज़ हुआ है, रथिका, ठीक है, वहीं से निकला है ये राष्ट्रकूट वर्ड। Medieval Sanskrit literature reveal fragment of their lineage which is thought to be the Mauryan time as a small clan had। और दूसरा ये भी कहा गया है कि मौर्य के टाइम पे ये एक छोटे छोटे क्लैन में आपको जगह जगह दिखाई देंगे। ऐसा संस्कृत जो लिटरेचर उस समय जो थी मौर्य के टाइम पे उसमें बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो
माना जाता है वो यही है जो संस्कृत लिटरेचर रिवील करती है कि मॉडर्न के टाइम पे ये छोटे छोटे स्मॉल क्लैंस हुआ करते थे और उनके ये हेड हुआ करते थे। ठीक है, तो आगे चल के ये डायनेस्टी अपने आप को क्या करती है, ये छोटे छोटे क्लैन अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं और एक बड़ा एम्पायर बन के सामने आते हैं। तो ये इनके बारे में था कि इनका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। यहाँ पर हम राष्ट्रकूट जो एम्परर्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि मतलब उनका जो टाइमिंग था पूरा का पूरा कैसे था और कितने वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है वो है। तो देखिए जो इसमें सबसे जो दो इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है वो है दंती दुर्ग और अमोघवर्ष फर्स्ट। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे, इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे और बाकी जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने इंपॉर्टेंस है उनकी उतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है दंती दुर्ग। तो इन्होंने अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था। पूरा कहते हैं कि चालुक्य वतापी से लेके जो नीचे जो दूसरे जो चालुक्य बदामी थे, सॉरी दूसरे जो नीचे जो चालुक्य थे साउथ में कल्याणी वाले, वहाँ तक का पूरा जो बीच का जो एरिया था वो किसका था, वो दंती दुर्ग ने बिल्कुल पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर कृष्णा फर्स्ट आते हैं, गोविंद सेकंड, फिर ध्रुव आते हैं, गोविंद थर्ड आते हैं और अमोघवर्ष ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर इंद्र थर्ड आते हैं, अमोघवर्ष सेकंड भी आते हैं, अमोघवर्ष थर्ड भी आते हैं, गोविंद भी आते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हम देखेंगे इसमें। जो सबसे जो लास्ट जो रूलर थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के वो थे इंदिरा फोर्थ। ठीक है ना, तो जो इंदिरा फोर्थ थे ये लास्ट रूलर थे किसके, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दंती वर्मन और दंती दुर्ग। इनको दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है और दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका 735 से 756 के बीच का टाइम पीरियड है और ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर हैं। तो अगर वो पूछे कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन है तो वो है आपके दंती दुर्ग। ठीक है, ही वॉज अ फ्यूडल ऑफ अ चालुक्य डायनेस्टी या चालुक्य किंग्स डिफीटेड कीर्तिवर्मन फर्स्ट मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो ये फ्यूडल थे, चालुक्य जो किंग्स थे उनके अंदर ये फ्यूडल थे, सामंत है ना, जो छोटे छोटे सामंत बना देते हैं अपने जो प्रोविंस होता है उनके कि आप कंट्रोल करो इसको। तो वैसे जो चालुक्य किंग है उनके सामंत में एक सामंत ये भी थे दंती दुर्ग। ये डिफीट कर देते हैं कीर्तिवर्मन फर्स्ट को जो चालुक्य किंग होते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। दंती दुर्ग और भी दूसरी जो टेरिटरीज होती हैं गोदावरी से लेके जो भीमा, इनके बीच में जितनी भी टेरिटरीज होती हैं इनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एक अच्छा खासा जो एरिया होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बाकी जो दूसरे एरियाज होते हैं जिसमें कलिंग, कुशाल, कांची, श्रीसल, मालवा, लता, इन सब एरियाज को भी कॉन्क्वायर कर लेते हैं, अपने अंडर ले लेते हैं और बाद में जो महाराष्ट्र होता है उसको भी जीत लेते हैं। किसको हरा के, जो चालुक्य किंग होते हैं कीर्तिवर्मन उनको हरा के जो दंती दुर्ग होते हैं वो ये सारा एरिया अब किसके अंडर आ गया, राष्ट्रकूट के अंदर आ गया। तो राष्ट्रकूट एम्पायर अब एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बन चुका है क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कितना सारा एरिया इन्होंने अपने अंडर ले चुके हैं ये। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष फर्स्ट की बात करें तो ये काफ़ी लंबा टाइम रहा था इनका, काफ़ी एक लंबे टाइम तक रूल किया इन्होंने। इनका जो टाइम पीरियड है वो 814 से 878 है, तो अप्रॉक्स आपका 63 टू 64 ईयर्स इन्होंने रूल किया है। ग्रेटेस्ट किंग थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट किंग इन्हीं को माना जाता है और ये किसके सन थे, ये गोविंद थर्ड के सन थे। अमोघवर्ष सेटअप अ न्यू कैपिटल एट मान्यखेत। तो उन्होंने अपनी एक नई कैपिटल स्टैब्लिश करी थी कर्नाटका स्टेट में ही जो मालखंड है, जिसे मालखेड़ बोला जाता है, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी नई कैपिटल को स्टैब्लिश किया था मान्यखेत के नाम से। ठीक है, एंड बरोच बिकम द बेस्ट पार्ट ऑफ द किंगडम ड्यूरिंग दिस। और जो बरोच था वो इनके समय में इनके किंगडम का बेस्ट पार्ट माना जाता था। तो कैपिटल याद रखनी है आपको कि अमोघवर्ष ने क्या कौन सी नई कैपिटल स्टैब्लिश करी थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, तो मान्यखेत, जिसे प्रेजेंट अभी मालखेड़ कहा जाता है कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, अमोघवर्ष बहुत ही जो बड़े ग्रेट पैट्रॉन थे किसके, एजुकेशन के और लिटरेचर के। तो ये एजुकेशन और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट इन्होंने खुद भी कुछ बुक्स वगैरह लिखी हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो इन्होंने नई कैपिटल बनाई मान्यखेत, ठीक है, और दूसरे ये काफ़ी बड़े ग्रेट पैट्रन थे एजुकेशन और लिटरेचर के। अमोघवर्ष वॉज कन्वर्टेड इंटू जैनिज्म बाय जीनसेन। तो देखिए जो अमोघवर्ष थे आगे चल के ये क्या कर लेते हैं, इनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, ये जैन धर्म को अपना लेते हैं और इसमें इनकी मदद करते हैं जो जीनसेन होते हैं। देखिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है ना, जो आपको इन्फ्लुएंस करे, अपनी जो भी जो टीचिंग्स है वो आप तक पहुंचाए और फिर आप उस चीज़ से आपको उसमें कुछ भी अच्छा लगता है तभी तो आप कोई अपना धर्म वगैरह बदलोगे। तो यहाँ पर भी जो जैन सेन होते हैं वो एक जैन मॉन्क होते हैं। तो वो जब अमोघवर्ष से मिलते हैं तो अमोघवर्ष उनसे इतने ज़्यादा मतलब उनकी जो टीचिंग्स होती हैं उससे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो अपना धर्म बदल देते हैं, वो जैन धर्म को अपना लेते हैं। Suleiman, an Arab merchant, in his account called Amogvash as one of the four greatest king of the world, and the other three being the Caliph of the Baghdad and the king of the Constantinople and the
एम्परर ऑफ द चाइना। तो देखिए इनके टाइम पर एक सुलेमान, एक अरब मर्चेंट भी आते हैं और वो अपने अकाउंट में ऐसा बताते हैं कि जो अमोघवर्ष फर्स्ट थे ना, वो इतने इंपॉर्टेंट रूलर थे, वो जो चार उस समय के जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग हुआ करते थे पूरी दुनिया में, जो चार एक ग्रेटेस्ट किंग के बारे में बताया है, उनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो अमोघवर्ष भी थे। वो चार कौन कौन से थे? एक तो अमोघवर्ष हो गए, ठीक है ना। दूसरे खलीफ ऑफ बगदाद। देखिए जो खलीफ ऑफ बगदाद थे क्या थे, उस समय जो इस्लाम जो धर्म था उसके जो भी रिलीजियस और जो पॉलिटिकल हेड होते थे, ठीक है ना, उसको बोलते थे, वो लोग बोलते थे खलीफ बोलते थे, ठीक है ना, खलीफा। तो एक उन्होंने उसको बताया है कि जो वो खलीफा थे बगदाद के वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये रोम में की जो एम्पायर थी पूरी की पूरी रोम एम्पायर, उसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी ये, ठीक है। तो वहाँ पर जो किंग थे, एक उनको बताया कि वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, और तीसरे कौन थे? जो चाइना का एम्परर था, और फोर्थ जो अमोघवर्ष थे। तो इसलिए इन्होंने उन चार जो दुनिया के सबसे महान राजा थे उसमें गिनती करी थी अमोघवर्ष फर्स्ट की भी। अमोघवर्ष रूल करते हैं कम से कम 63 ईयर्स तक, अच्छा खासा रूल करते हैं ये, और एक काफ़ी हम लंबी जो जर्नी है वो यहाँ पर पूरी की पूरी शेयर करते हैं अपनी। अब बात करते हैं हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया था इन्होंने, डिवाइडेड राष्ट्र प्रोविंसेस, इन्होंने जो इनका एरिया था उसको प्रोविंस में बांट दिया था। जैसे कि मैंने कहा कि पूरा जो एक और एरिया होता है वो किंग के कंट्रोल में नहीं रह सकता है ना, उसको क्या करना पड़ता था, अपने जो गवर्नर्स हैं उनको बैठाना ही पड़ता था कि ठीक है कोई ये एरिया मैंने जीता है तो ठीक है तुम यहाँ इसको देखो, फिर वो दूसरे जगह अटैक करने पहुंच गए, क्योंकि वो सब चीज़ें एक जगह से बैठ के नहीं ऑब्जर्व कर सकते थे, नहीं उस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते थे। तो यहाँ पर ही वही होता है, प्रोविंसेस होती हैं, प्रोविंसेस को क्या बोला जाता है? राष्ट्र बोला जाता है, ठीक है। और इन राष्ट्र को कंट्रोल की जो पावर होती है किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा किसी भी एरिया में गवर्नर को छोड़ दिया करते थे, तो उस समय उस गवर्नर को क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपति बोल रहे हैं, और वो राष्ट्र को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। फिर जो ये राष्ट्र है इनको भी डिवाइड कर दिया जाता था डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जैसे कि आजकल होता है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इनको उस समय डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? विश्यास बोलते थे, ठीक है ना। जो विश्यास होते हैं उनको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट, और इन विश्यास को कौन कंट्रोल करते थे? विश्वपति, ठीक है। तो ये थोड़ा नाम ही सिमिलर था, तो आपको याद ही रहेगा कि राष्ट्र को कौन कंट्रोल कर रहा है? राष्ट्रपति कंट्रोल कर रहे हैं। फिर आगे चल के राष्ट्र को किस में डिवाइड कर दे रहे हैं? विश्यास में डिवाइड कर रहे हैं, और विश्यास को कौन कंट्रोल कर रहा है? विश्वपति कर रहे हैं। फिर इसमें भी सब डिवीजन देखे जाते थे, उसको बोलते थे भुक्ति, ठीक है। और इस भुक्ति के अंदर आपके कम से कम 50 to 70 विलेजेस इस भुक्ति के अंदर होते थे, और इस भुक्ति को कौन कंट्रोल करता था? भोगपति, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्र को कौन कंट्रोल कर रहा है? राष्ट्रपति कंट्रोल कर रहे हैं। फिर राष्ट्र को भी डिवाइड कर दिया जाता था विश्यास में, उस विश्यास को विश्वपति करते थे। उसके बाद फिर सब डिवीजन होता था भुक्ति के नाम से, और उस भुक्ति में आपके कम से कम 50 से 70 विलेज आपके आ जाते थे, और उसको कंट्रोल करता था भोगपति, ठीक है। अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो देखिए जो राष्ट्रकूट थे वो पेट्रोनाइज थे बहुत बड़े संस्कृत लिटरेचर की। सबसे ज़्यादा जो संरक्षण है इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को दिया, कुछ कन्नड़ वर्क में भी काम हुआ है। जीन सेन कंपोज पार्सव भूदया अ बायोग्राफी ऑफ पार्सव इन वर्सेस। तो उस समय जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमोघवर्ष को जो जैन धर्म में कन्वर्ट कराया गया था वो जीन सेन के द्वारा कराया गया था। ये जैन मुंग थे बहुत ही बड़े। इन्होंने कंपोज किया था एक जो पार्सव भूदेव थे। पार्सव भूदेव कौन थे? ये किसके बारे में लिखा गया था? पार्सवनाथ के बारे में। और पार्सवनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है, हमने जैसे कि पढ़ाई था। उनके बारे में लिखा था, ये उन्हीं की बायोग्राफी थी जो जीन सेन ने लिखी थी पार्सव भूदया के नाम से, ठीक है। और ये वर्सेस में लिखी थी, मतलब जो पद फॉर्म होता है ना, हिंदी में आपने पढ़ा होगा गद और पद, तो उस फॉर्म में लिखा गया था, पद की फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद है फिर गुणभद्र, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा था? आदिपूर्ण के बारे में लिखा था। इसमें लाइफ स्टोरीज थी किसकी? जो जैन संत थे, जैसे कि जो जटक वगैरह पढ़ा था ना हमने बौद्ध धर्म में, उसमें क्या थी? लॉर्ड बुद्ध की और उनसे रिलेटेड जो और जो दूसरे जो आगे और संत आते हैं उनकी स्टोरीज हुआ करती थी। तो सेम जो गुणभद्र थे इन्होंने आदिपूर्ण में क्या लिखा था? जो जैन मॉन्क थे, जो जैन संत थे, उनकी लाइफ स्टोरीज के बारे में बताया था आदिपूर्णा में, ठीक है। फिर है सकत्यान। ये क्या था? ये एक अमोघ व्रति का एक काम था, ठीक है ना। जो सकत्यान थे उन्होंने अमोघ व्रति एक टेक्स्ट बुक लिखी थी जो बेसिकली ग्रामर के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। फिर है विराचर्या। ये एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे अपने टाइम के, और इन्होंने क्या लिखा था? गणित शरम लिखा था, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है अगर हम बात करें मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, जो किसने लिखी थी? वीरचार्य ने लिखी थी। फिर है कवि राजमार्ग। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अमोघ वर्ष ने लिखी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया जो अमोघ वर्ष थे वो ना केवल पैट्रॉन थे बहुत बड़े एजुकेशन लिटरेचर के, बल्कि उन्होंने खुद भी बहुत सारी चीज़ें कंपोज करी हैं। उन्हीं में से एक है कविराज मार्ग। तो ये कविराज मार्ग है, ये किसने कंपोज किया? ये अमोघ वर्ष ने कंपोज किया। ये पहला पोइटिक वर्क था कन्नड़ लैंग्वेज में,
ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले कन्नड़ लैंग्वेज में कोई इतना काम नहीं हुआ है। तो ये पहला पोइटिक वर्क देखा गया कन्नड़ लैंग्वेज में, जो किसने किया, अमोघवर्ष फर्स्ट ने किया, और क्या नाम था इसका, कविराज मार्ग था। ठीक है, जीनसेन ने क्या करा था, पार्सव भूदया, ठीक है ना, जो बायोग्राफी थी पार्सवनाथ की, और जो गुणभद्र थे उन्होंने आदिपूर्णा को लिखा, और जो सकायतयान थे उन्होंने अमोघ, जो अमोघ वृत्ति ग्रामर बुक था उसको कंपोज किया, और वीरचार्य ने किसको कंपोज किया, गणितशरम को। ठीक है, एक पंपा करके बहुत ही फेमस ये भी कन्नड़ पोइट थे, इन्होंने क्या लिखा था, विक्रम सेन विजय। ठीक है, ये इनका बड़ा ही फेमस वर्क था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पंपा थे वो एक कन्नड़ पोइट थे। ठीक है, और इन्होंने विक्रम सेन विजय का इनका एक काफ़ी फेमस वर्क रहा है। अब बात करते हैं हम उस समय के आर्ट और आर्किटेक्चर की। राष्ट्रकूट डायनेस्टी में आर्ट और आर्किटेक्चर को लेकर कितना काम हुआ। तो देखिए, जो आर्ट थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, वो आपको ज़्यादा जो देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी एलोरा और जो एलिफेंटा की जो केव्स है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर एक काफ़ी बेहतरीन वर्क दिखाया गया है जो राष्ट्रकूट ने किया है। बहुत ही वहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट, आपको रिमार्केबल टेम्पल कहूँगी मैं, कैलाशनाथ टेम्पल, जो किसने बनवाया था, कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। और ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है ये कहाँ पर मिलेगा आपको, एलोरा। ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। जो उसमें जो वर्क है इसका, ठीक है ना, उस समय जो भी काम करवाया गया है वो एक, हम कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि उस समय की आर्ट और आर्किटेक्चर कितनी ज़्यादा बेहतरीन हुआ करती थी। तो इस टेम्पल को देख के आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। तो उस टेम्पल को मैंने यहाँ दिखाने की और उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करी है। कैलाशनाथ टेम्पल, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, किसने बनवाया था, ये कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। कैलाशनाथ जो टेम्पल है वो एक मासिव ब्लॉक जो रॉक था उसका, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जो रॉक की बड़ी बड़ी चट्टानें थी, पहाड़ियाँ थी, उन्हीं को काट के ये कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया गया है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें देखने के लिए मिल जाएगी, जो 200 फीट लॉन्ग है, 100 फीट ये ब्रेड, ठीक है ना, इतनी इसकी हाइट वगैरह है। और यहाँ पर आपको एक मूर्ति दिखाई देगी माता दुर्गा की, ठीक है ना, जो गॉडेस दुर्गा हैं उनकी आपको एक मूर्ति दिखाई देगी, और वो किसके ऊपर बैठी हुई हैं, बफेलो डेमन के ऊपर बैठी हुई हैं। ठीक है ना, जो डेमन है बफेलो, एक बड़ा सा भैंसा है वहाँ पर, उसके ऊपर वो बैठी हुई हैं। और यहाँ पर एक दूसरा जो आपको स्कल्पचर दिखेगा वो दिखेगा रावण का। उसमें रावण क्या कर रहा है, जो रावण है वो जो माउंट कैलाश है उसमें को ऐसा दिखा हुआ है कि वो माउंट कैलाश को ना अपने हाथ से ऐसे उठा रहे हैं। और जो माउंट कैलाश है वो किसका घर माना जाता है, वो शिव जी का घर माना जाता है। तो ऐसा दिखाया गया है कि जो माउंट कैलाश है, जो शिव जी का जो घर है, उसको, उस पर्वत को जो रावण है वो उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उस पूरे स्कल्पचर को दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। यहाँ मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ किस तरह से। तो देखिए, ये कैलाशनाथ जो टेम्पल है, ये देखिए आपको देख के पता चल रहा है कि पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। ठीक है ना, जो रॉक है उनको काट के तब ये डिज़ाइन दिया गया है। ठीक है ना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आजकल के हिसाब से, जैसे आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बड़े हम सब, हमारे पास मशीन्स है, उस समय नहीं होती थी, तो जो भी सारा काम हो रहा है सब हाथों से हो रहा है। ठीक है, तो ये कैलाशनाथ टेम्पल है जिसको कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। मैंने बता दिया कि इसके अंदर किसकी आपको जो मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेगी, जो दुर्गा जी हैं उनकी मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, और दूसरी जो रावण है वो क्या कर रहे हैं, जो शिव जी का जो हम घर मानते हैं माउंट कैलाश पर्वत, ठीक है ना, उसको अपने हाथों से लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था उतना मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ। अब हम मिलेंगे हमारे दूसरे नए लेक्चर्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।